स्टोर लेआउट का मतलब कि कैसे आप उस आपके शॉप में जो है कस्टमर फ्लो करेगा, मतलब कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे सामान रखे गए होंगे, लेआउट को वो डिफाइन करता है। जैसे कि इट इज़ द डिज़ाइन ऑफ स्टोर्स फ्लोर स्पेस एंड प्लेसमेंट ऑफ आइटम विद इन दैट स्टोर। तो स्टोर लेआउट में सिंपल सा मेन फोकस किस पे होता है कि जो आपके मर्चेंडाइज है उसको आपने प्लेस कैसे किया है। तो ए रिटेल स्टोर लेआउट वेदर फिजिकल और डिजिटल इज द स्ट्रेटजिक यूज ऑफ स्पेस टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर की एक्सपीरियंस को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आप स्टोर के लेआउट को कैसे डिज़ाइन करें, यानी कि कहाँ पे कौन से मर्चेंडाइज रखे गए हैं, चाहे वो फिजिकल हो यानी कि आप कहीं पे शॉप ओपन करके बैठे हो, या फिर ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल या डिजिटल है। तो ऑनलाइन आपने कैसे अपने सब जो मर्चेंडाइज को उसको प्रेजेंट किया हुआ है, विजिबिलिटी कैसी है, तो वो मैटर करता है। तो जैसे कि आप बिग बाजार में जाते हो या फिर कोई फूड बाजार है या फिर आप रिलायंस ट्रेंड में जाते हो, तो देखिए आप कैसे वहाँ पे सामान जो रखे होते हैं कि आप एंटर किए तो आपको एक सेंट्रल पाथ मिल जाता है, उसके बाद फिर सब वे होता है, यानी कि आप राइट चले जाए तो जो है लेडीज सेक्शन मिल जाएगा, आप राइट लेफ्ट चले जाए तो आपको जेंट्स सेक्शन मिल जाएगा, आप स्ट्रेट चले जाए तो आपको किड्स सेक्शन मिल जाएगा, आप ऊपर चले जाए तो आपको जो है टॉयज के सेक्शंस मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाए। तो अलग अलग आपने कैसे लेआउट डिज़ाइन किया है वही शो करता है कि आपने अपने मर्चेंडाइज को कैसे प्लेस किया है वही अपने स्टोर में। तो ये नॉर्मली चार टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ स्टोर लेआउट जो बात करें तो चार टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री फ्लो लेआउट, यानी कि कहीं पे भी कोई भी सामान रखा है, फ्री फ्लो है, आप घूमिए पूरे स्टोर में, आपको जहाँ जहाँ अचानक से कोई भी सामान मिल जाएगा, साइनेज लगा होगा कि यहाँ पे ये है। तो फ्री फ्लो है, कोई पैटर्न नहीं है, एक सामान यहाँ रखा है तो दूसरे सामान दाएं हाथ पे, दूसरा फिर बाएं हाथ पे, चौथा अंदर, पांचवा ऐसे, तो इस तरीके से वो फ्री फ्लो है, उसमें कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं होता है, फ्री फ्लो है। वहीं पे दूसरा है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि रोज में जो है अपने रोज या कॉलम्स में है जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को, मर्चेंडाइज को प्लेस कर देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या है कि एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, इस रो में हमने प्लेस कर दिया है सेंटर में, और फिर साइड में हमने पूरे स्टोर लेआउट को जो साइड में है वहाँ पे भी जो है हमने प्रोडक्ट को, मर्चेंडाइज को प्लेस कर दिया है। तो इस टाइप के लेआउट को हम क्या कहते हैं, ग्रिड लेआउट कहते हैं। वहीं पे जो तीसरा है स्पाइन लेआउट, स्पाइनल कॉर्ड, जो ह्यूमन बींग का स्पाइनल कॉर्ड होता है उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल पाथ होता है और फिर चार पांच लेफ्ट साइड में आपको रोज मिल जाएंगे, वहीं पे राइट साइड में रास्ते मिल जाएंगे। आप सेंट्रल पाथ है, आपने साइनेज बोर्ड लगवा है, इस वाले बाएं हाथ में मुड़ेंगे तो गर्ल सेक्शन, आगे चले बॉयज सेक्शन, आगे चले किड्स सेक्शन, आगे चले जो है ऑफिशियल पर्पज़ के पर्पज़ से हो गया, आगे चले स्टेशनरी आइटम है, आगे चले, या फिर राइट साइड में आप टर्न हो गए तो आपको फिर जो है कोई दूसरा पर्पज़ से रिलेटेड आइटम्स वहाँ पे मिल गया। तो ये स्पाइन लेआउट कहलाता है। और इसी तरीके से एक होता है लूप लेआउट। लूप लेआउट यानी सर्कुलर फ्लो होता है। ये क्या होता है, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर लेआउट भी कहते हैं लूप, यानी कि आप एक जगह से शुरू हुए, घूमते 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 फिर आप वहीं पे चले आए और बीच में आपका सामान रखा रहता है, तो इसको कहते हैं लूप लेआउट। तो आप किस तरीके का लेआउट आप चूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको जो है स्पेसिफिक लेआउट लेट यूज करना है, आप कुछ भी अपने हिसाब से पैटर्न चूज कर सकते हैं। नॉर्मली लोग ये चार टाइप के लेआउट फॉलो करते हैं। तो ये इस क्या कहलाता है, स्टोर लेआउट, यानी कि आपने अपने स्टोर में मर्चेंडाइज को, यानी कि गुड्स को, आइटम्स को कैसे जो है प्लेस किया है और कैसे जो है कस्टमर का मूवमेंट हो रहा है, जिससे कि उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है प्रोडक्ट्स का। ये स्टोर लेआउट कहलाता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग, हम सभी जो है शॉपिंग करने के लिए अलग अलग रिटेल स्टोर्स पे जाते हैं। कुछ लोग जो है हो सकता है कि रोड के किनारे जो शॉप्स होती हैं छोटी मोटी वहाँ पे जाते होंगे, कुछ लोग ठेले से ही परचेज कर लेते होंगे, कुछ लोग जो है मॉल्स में जाते होंगे, बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में जाते होंगे। तो अगर आपने कभी ठेले पर या फिर जो छोटे मोटे लोकल शॉप्स होते हैं वहाँ पर, या फिर आप जो है किसी ब्रांडेड शोरूम में या फिर शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, तो आपको डिफरेंस दिखता होगा। एक ठेले पे आप देखेंगे तो सारे कपड़े के जैसे कपड़े हैं, या फिर कोई लोकल शॉप है तो वहाँ पे सब कुछ मिक्सअप रहता है, क्लियर। वहीं पे लेकिन अगर आप एक वेल प्लान्ड जो रिटेल स्टोर्स होते हैं या फिर ब्रांडेड रिटेल स्टोर होते हैं, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाएं या मॉल्स में जाए, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे चीज़ें जो है बहुत सही तरीके से अरेंज करके रखी जाती है। वहाँ पे लाइटिंग आपको अलग से दिखेगी, वहाँ पे जो है मैनिक्विन्स की यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे जो है म्यूजिक हल्का हल्का सा बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो वही चीज़ विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहलाती है। जिस तरीके से आप इसमें देख रहे हैं, तो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में, अच्छे जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल्स में आप जाते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो गुड्स होती हैं, जिस भी चीज़ का शॉप है, तो उसमें जो भी गुड्स होता है, जो भी चीज़ें सेल की जा रही होती हैं, उन सभी को जो है एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किनको, गुड्स को। तो वही चीज़ विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहलाती है। मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज जो कि सेल करने के लिए, फिर परचेज करने के लिए होती है, तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है किसी रिटेल स्टोर के अंदर, उसी को विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं।
हैं। क्लियर? तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या हो गया, इसको हम जो है मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। क्लियर? ऑल्सो कॉल्ड एज मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन। तो इट इज़ द प्रैक्टिस इन द रिटेल इंडस्ट्री ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बेटर हाईलाइट देयर फीचर एंड बेनिफिट। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि जो गुड्स है जिसको हम सेल करना चाह रहे हैं, रिटेल स्टोर है, वहाँ पे जो ऑनर होता है वो उस गुड्स को सेल करना चाहता है, तो उस गुड्स को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जिससे वो हाईलाइट हो जाए, उसकी फीचर्स, उसकी बेनिफिट्स, और कस्टमर को अट्रैक्ट करे और कस्टमर उसको जो है ट्राई करे और परचेज करने के लिए जो है रेडी हो जाए। तो यही मेन मोटिव होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग का। द पर्पज ऑफ सच विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज टू अट्रैक्ट, इंगेज एंड मोटिवेट द कस्टमर टुवर्ड मेकिंग अ परचेज। तो यहाँ पे क्या है मेन मोटिव कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें, उनको इंगेज करें, वो ट्राई करें, वो चेक करें, मोटिवेट हो और फिर फाइनली वो जो है उसको प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मेन मोटिव यही होता है। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग मतलब कि मर्चेंडाइज का प्रेजेंटेशन, कैसे रिटेल स्टोर में डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को या फिर जो भी सर्विसेज रिलेटेड हैं उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, कैसे उनको डेकोरेट किया जाता है, कैसे लाइटिंग होती है, क्या बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, एम्बियंस कैसा होता है, वो सारी चीज़ें विजुअल मर्चेंडाइजिंग में इंक्लूड हो जाती हैं। तो प्रेजेंट, अरेंज एंड डिस्प्ले आइटम इन स्टोर्स एंड शॉप विंडोज। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का क्या मतलब हो गया कि किस तरीके से जो मर्चेंडाइज जो गुड्स है उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है किसी भी स्टोर में या फिर किसी शॉप में या फिर किसी विंडो पे। तो वही चीज़ विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहलाती है। तो एलिमेंट्स की बात कर लें कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग में। तो देखिए नॉर्मली इसमें जो है 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो स्टोर एक्सटीरियर यानी कि स्टोर का बाहरी एरिया कैसे दिख रहा है। दूसरा स्टोर लेआउट, लेआउट कैसा है, यानी कि जो आपने अभी पहले टॉपिक पढ़ा होगा लेआउट में कि अलग अलग होता है, लूप लेआउट है, सर्कुलर लेआउट है, तो किस तरीके का लेआउट है। वहीं पे तीसरा है स्टोर इंटीरियर, इंटीरियर कैसा है, यानी कि वहाँ पे एम्बियंस, लाइटिंग, म्यूजिक वो कैसा है। और इंटीरियर डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले कैसे किया जा रहा है। उस ये 4 एलिमेंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग में। तो सबसे पहला क्या हो गया, डिस्प्ले, जैसे कि विंडो डिस्प्ले हो गया, या फिर जो है किस तरीके से प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा है, लाइटिंग क्या है, मैनिक्विन्स का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लोर प्लान क्या है, साइन और ग्राफिक्स का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे चाइल्ड्स के लिए, सेकंड फ्लोर पे जो है फीमेल्स के लिए, थर्ड फ्लोर पे मेल्स के लिए, फोर्थ फ्लोर पे जो है आप स्टेशनरी का सामान हो गया या फिर जो है गिफ्ट्स आइटम्स हो गए। तो इस तरीके से फ्लोर प्लान क्या है उसको भी डिज़ाइन करना, कलर कैसा यूज़ कर रहे हैं आप, लाइटिंग कैसी है, म्यूजिक क्या है, टेक्नोलॉजी जो आजकल टाइम पे बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है उनका यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनिक्विन्स जो आप डमी देखते हैं जिनको कपड़े पहना के खड़ा कर दिया जाता है उनको मैनिक्विन्स कहते हैं, तो उनका यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी क्या है, ये एलिमेंट्स होते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग के। यानी कि जब भी कोई रिटेल शॉप या शॉप ओनर विजुअल मर्चेंडाइजिंग करता है या फिर मर्चेंडाइज को प्रेजेंट करता है तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है उसको। भाई आप खाली कपड़ा रख दिए तो इससे काम नहीं चलेगा, कपड़ा रखिए, उसको किस तरीके से मैनिक्विन्स का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, लाइटिंग उस पर अच्छी है कि नहीं है, वहाँ का एम्बियंस अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। प्लस उसमें साइन और ग्राफिक्स उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं कि नहीं है वो भी मैटर करता है। क्लियर? तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग टेक्निक्स की बात करें कि कैसे कैसे जो है विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खासकर। तो सबसे पहले चीज़, ड्रॉ अटेंशन टू मर्चेंडाइज एंड सेट एम्बियंस विथ लाइटिंग। तो पहली चीज़ की क्या है, मर्चेंडाइज की तरफ अटेंशन क्रिएट करिए, यानी कि उस प्रोडक्ट को इस तरीके से डेकोरेट करिए, इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि कस्टमर जैसे ही शॉप में एंटर करे तो पहले नज़र उसके वहाँ भी चली जाए। क्लियर? और उसका एम्बियंस और उसकी लाइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए जिससे कि उस प्रोडक्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी अच्छे से वो विजिबल हो। ग्रुप प्रोडक्ट दैट आर कॉमनली बॉट टुगेदर, यानी कि जब भी आप विजुअल मर्चेंडाइज कर रहे हैं, यानी कि जब रिटेल शॉप में है तो जो भी प्रोडक्ट एक साथ जो है परचेज किए जाते हैं उनको हमेशा एक ही जगह पे प्रेजेंट करें। ये नहीं कि जैसे कि आप कपड़े हैं तो कपड़े में आपने शर्ट, यहाँ पे मेल का शर्ट जो है आपने सबसे आगे रख दिया और पैंट एकदम पीछे जाके रख दिया। क्लियर? तो ये क्या है, ये ऐसे मत करिए, ग्रुपिंग करिए, यानी कि जो प्रोडक्ट साथ में परचेज किए तो उनको साथ ही में रखिए, शर्ट पैंट एक जगह, फिर किड्स का, फिर फीमेल का, फिर जो है गिफ्ट आइटम, इस तरीके से जो ग्रुपिंग करिए। यूज साइनेज टू डायरेक्ट एंड इन्फॉर्म कस्टमर। मर्चेंडाइज विजुअल मर्चेंडाइजिंग में जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको साइन और जो है वहाँ पे डायरेक्शन देने के लिए, जो है कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए साइनेज का यूज़ करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से फ्लोर पे चाइल्ड का है, कहाँ पे जो है गर्ल्स का है, कहाँ पे जो है बॉयज़ का है, कहाँ पे जो है गिफ्ट आइटम्स रखे हैं, कहाँ पे टेक्नोलॉजी टेक आइटम रखे हैं, कैसे आपको पता चलेगा, वो साइनेज से ही पता चलता है। हाईलाइट प्रोडक्ट विथ पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, यानी कि जो भी आपको लगता है कि हाँ ये हमारा खास प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करिए और उसमें साथ ही साथ उसके फीचर्स को भी जो है वहाँ पे डिस्प्ले करिए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। आप जब भी किसी टेक्नोलॉजी के शोरूम में जाते होंगे या फिर रिटेल स्टोर पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया या फिर कुछ और है, वहाँ पे वो चलते हैं, उनको चला के दिखाया जाता है कि देखिए कैसे कैसे आपको जो है इसमें फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या क्वालिटी होगी, कैसा स्क्रीन क्वालिटी होगा, कैसा ऑडियो क्वालिटी होगा, वो सारी चीज़ें आपको जो वहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो दैट इज़ हाईलाइट द प्रोडक्ट। कनेक्ट विथ कस्टमर यूजिंग सीजनल डिस्प्ले। यहाँ पे आप देखते होंगे रिटेल स्टोर्स में जैसे समर सीजन है तो समर सीजन में जो समर से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे ना, आप उनको जो है पहले हाईलाइट
कर दीजिए, रिसेप्शन पे आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, जहाँ पे बिलिंग काउंटर है वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, सीजनल, विंटर सीजन या सीजन समर सीजन, इस तरीके से जो है उसको हाईलाइट करिए। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर एक कनेक्शन बनता है कि हाँ ये सीजन चल रहा है और इस सीजन से रिलेटेड वहाँ पे प्रोडक्ट को हाईलाइट किया गया है। क्लियर। उसके बाद फिर आप जो है प्रोडक्ट से डिस्प्ले को लेकर बात करें तो प्रोडक्ट को आप चाहे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं, ब्रांड के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी और प्राइस के अकॉर्डिंग या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोडक्ट को डिस्प्ले आप कर सकते हैं, यानी कि ग्रुपिंग कहने की बात यहाँ पे हो गई। क्लियर। इसके बाद आप यहाँ पे दो चीजें देख रहे हैं, एक्सपोज कस्टमर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मर्चेंडाइज होते हैं जो कि कहीं रैक में रखे हैं या फिर कहीं अंदर रख दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है उससे कस्टमर इंटरेक्ट ही नहीं हो पाता, उसको कस्टमर वो प्रोडक्ट देख ही नहीं पाता और इस चक्कर में क्या होता है कि जब देखेगा नहीं तो उसका इंटरेस्ट जगेगा नहीं और फिर वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा नहीं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंडाइज को आप जो है एक्सपोज कर सके, दिखा सकें कस्टमर्स को। वहीं पे यूज़ एम्प्टी स्पेस वाइजली, यानी कि जो भी आपको लगता है कि एम्प्टी स्पेस है उसको वाइजली यूज़ करिए। हो सकता है वहाँ पे जो है किसी कस्टमर का जो है आपने फीडबैक वहाँ पे लगा दिया, कोई कस्टमर प्रोडक्ट लेके गया था, कोई कस्टमर जो है कोई प्राइस जीता है तो उसको जो है आपने उसके टेस्टिमोनियल्स को वहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरीके से जो है एम्प्टी स्पेस को भी आप वहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि ये डिफरेंट विजुअल मर्चेंडाइजिंग टेक्निक्स हैं। क्लियर। अब बात कर लें कि रोल क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग का। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि हेल्प टू ऑर्गेनाइज द रिटेल स्पेस एंड हेल्प कस्टमर टू फाइंड आउट दे आर लुकिंग फॉर इजली, यानी कि कस्टमर क्या ढूंढ रहा है उसको वो आसानी से पा सके और यहाँ पे जो रिटेल स्पेस होता है उसको आसानी से हम जो है सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग ये जो है इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि जो भी रिटेल स्टोर होता है उसको आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कस्टमर को जो चाहिए वो उसको आसानी से दिख सकता है। अट्रैक्ट कस्टमर, बट ऑब्वियस बात है कि जब आप सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अट्रैक्टिव लाइटिंग, अट्रैक्टिव म्यूजिक, अट्रैक्टिव एवियंस का यूज़ करेंगे तो कस्टमर क्या होगा वो अट्रैक्ट होगा। इन्फॉर्म एंड एजुकेट कस्टमर, जब आप साइनेज का यूज़ करेंगे तो साइनेज का यूज़ करके जो है कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ पे क्या प्रोडक्ट रखा हुआ है और उसमें जो आपने टैग लगा रखते हैं क्या प्राइसिंग है, क्या क्वालिटी है, क्या साइज है, वो सारी चीज़ें से वो एजुकेट भी होता है। इंक्रीज सेल्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जब कस्टमर अट्रैक्ट होगा, इन्फॉर्म होगा, एजुकेट होगा तो उसका इंटरेस्ट जगेगा और इंटरेस्ट जगेगा तो इससे सेल्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ईज ऑफ शॉपिंग, आसानी से जो कस्टमर्स हैं आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं जब सारी चीज़ें अरेंज रहेंगी, सारी चीज़ें उनको दिख रही होंगी, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन वहाँ दी होंगी तो आसानी से बिना किसी हर्डल के जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट क्रिएटिंग एंड इनहेंसिंग स्टोर इमेज, इससे क्या होगा कि स्टोर की इमेज भी अच्छी होगी। आपने खुद भी देखा होगा कि हाँ चलो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं क्योंकि वहाँ का रेस्टोरेंट का एम्बियंस, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ की लाइटिंग अच्छी है। तो इस तरीके से आप कहते हो कि वहाँ के रिटेल स्टोर पे चलते हैं, वहाँ पे जो है सारी चीज़ें सीक्वेंस में रखी होती है, अरेंज करके रखी होती हैं, वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये स्टोर का इमेज भी जो है इससे बनता है और इन्हेंस होता है। इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट पे ऑफ चल रहा है, सपोज करें कि आप जो है जो रिटेल स्टोर है वो ऑफ दे रहे 15% ऑफ, 20% ऑफ, तो कैसे पता चले कस्टमर को, तो उसको आप विजुअली डिस्प्ले करिए कि इस प्रोडक्ट पे ये 15% ऑफ है, अगर आप इस प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो उस पर जो है इतने परसेंट का डिस्काउंट है, तो उसको भी आपको डिस्प्ले करना जरूरी होता है। तो दैट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग रोल एंड इंपॉर्टेंस। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का कहने का मतलब यही है कि किस तरीके से रिटेल स्टोर पे आप अपने प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल स्टोर का स्पेस का यूज़ हो और कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो, उसको इन्फॉर्मेशन मिले, उसको एजुकेशन मिले और सेल्स इंक्रीज हो। रिड्यूसिंग इन्वेंट्री लॉस इन रिटेल, देखिए होता क्या है कि रिटेल स्टोर में बहुत बार होता है कि चोरी हो जाती है। अब वहाँ पे आपके खुद के एम्प्लॉय भी जो है, रिटेल स्टोर के जो एम्प्लॉय होते हैं वो खुद भी जो है थेफ्ट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, या फिर जो कस्टमर्स होते हैं वो शॉप लिफ्टिंग करते हैं। शॉप लिफ्टिंग मतलब कि शॉप में जाकर वहाँ से सामान को उठा लेना, चुरा कर लेके चले जाना। तो इस तरीके से जो इन्वेंट्री लॉस होता है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है रिटेल स्टोर के केस में। तो सबसे पहले चीज़, कंट्रोल एक्सेस टू योर इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कि आपका जहाँ पे भी इन्वेंट्री है उसका एक्सेस जो है वो कंट्रोल में रखे, लिमिटेड लोगों के हाथ में ही हो और जो ट्रस्टेबल हो उन्हीं के हाथ में उसका कंट्रोल हो। मॉनिटर वैल्यूएबल गुड्स मोर क्लोजली, यानी कि जो भी वैल्यूएबल गुड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको जो है आप मॉनिटर करिए और ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करिए, उन पर ज़्यादा फोकस रखिए, ध्यान रखिए। साइनेज का यूज़ करिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, फ्री राइड इन पुलिस कार इफ़ यू शॉप लिफ्ट, यानी कि आप इस तरीके का बोर्ड लगाइए कि चोरी करना है यहाँ पे जो है, अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो 5,000 रुपये का जुर्माना है, आपको पुलिस जेल भेज दिया जाएगा या फिर जो है आपको जो है फाइन देना पड़ जाएगा। इस तरीके से जो है आप साइनेज लगाइए। आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में हैं ये भी आप लिख सकते हैं। प्लस सीसीटीवी कैमराज आप जो है अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे लगाइए जिससे कि आप वाइडर एरिया जो है आप कवर कर सकें और उसको जो है रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। मिरर्स का जो है आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखते हो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा
होगा मिरर, तो वहाँ पे जो है पूरा जो इमेज है वो क्रिएट हो रही होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या एरिया हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म की जा रही हैं। यूज़ एंटी शॉप लिफ्टिंग डिवाइसेज जैसे कि सिक्योरिटी टैग हो गया, RFID हो गया, जो कि चिप फॉर्म में होता है और प्रोडक्ट के टैग में या फिर पैकेज में लगा होता है। तो इससे जो है आप कोई भी अगर शॉप लिफ्ट करता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसने कोई सामान जो है बिना बिलिंग के लेके जा रहा है। सिक्योरिटी चेक जो आप बाहर देखते होंगे गेट पे, वो सिक्योरिटी चेक लगे होते हैं जो कि आपका बिल और आपके जो सामान को दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं। तो इस तरीके से जो इन्वेंट्री लॉस होता है शॉप लिफ्टिंग की वजह से, चोरी की वजह से, आप उसको जो है कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉय कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई बाहर का कस्टमर कर रहा हो। अब बात कर लें कि आप रिटेल स्टोर में कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी प्रॉफिट नहीं हो रही होती है, उतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा होता है, तो उस केस में आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है कॉस्ट को कंट्रोल करें, यानी कि जो रिटेल स्टोर को ऑपरेट करने में जो खर्चा आ रहा है उसको कंट्रोल करने या कम करने की बात होती है, यानी कि कॉस्ट कटिंग की बात होती है। तो कॉस्ट कटिंग इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विथ योर रिटेल स्टोर, यानी कि रिटेल स्टोर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें जो है एक्सपेंसेस को कम करने को ही कॉस्ट कटिंग कहता है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट यू कैन कट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर योर लोकेशन थ्रो टू स्टाफिंग एंड लेबर कॉस्ट। तो अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं किसी भी रिटेल स्टोर को रन करने के लिए। वो लेबर कॉस्ट हो गया, वो इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया, वो स्टाफिंग कॉस्ट हो गया, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, तो लाइटिंग का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वर्किंग आवर्स हो गया। तो बहुत सारे डिफरेंट कॉस्ट इस रिलेटेड आइटम्स एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको जो आप रिड्यूस करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन, सबसे पहली चीज़ क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमें नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स जो है लॉन्च करनी पड़ती हैं। तो नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है प्रमोशन पे, लेकिन अगर आप कस्टमर को रिटेन करके रखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है प्रमोशन पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो आपकी ये कॉस्ट यहाँ से आप बचा सकते हैं। ऑडिट एक्सपेंसेस एंड कट द अननेसेसरी वन, यहाँ पे क्या होता है कि ऑडिट कराइए, यानी कि जो भी आपका रिटेल स्टोर है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करिए उसका जो है ऑडिट कराइए। ऑडिट करने पर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि अननेसेसरी हैं और उनको जो है आप हटा सकते हैं। रेंट योर रिटेल स्पेस, अगर आपके पास कोई फ्लोर खाली रह गया है, आपने कोई बिल्डिंग है उसमें कोई फ्लोर खाली हो गया है, फिर कोई अंदर ही कोई सेक्शन खाली हो जाता है, तो आप उस स्पेस को रेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि किसी शॉपिंग मॉल के अंदर या फिर जो रिटेल स्टोर होते हैं उनके अंदर भी किसी दूसरे ब्रांड के लोग आकर जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो रेंट योर रिटेल स्पेस। ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, यानी कि जो आपको लगता है कि बार बार ये रिपीटेटिव टास्क है और उसके लिए जो है किसी लेबर को आपको जो है रिक्रूट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको ऑटोमेट कर दीजिए, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई मशीनरी का यूज़ करिए जिससे कि उसका खर्चा जो है आपके पास रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग का खर्चा बच जाए। आउटसोर्स टाइम कंज्यूमिंग टास्क, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। तो इस केस में जो है आप उसको आउटसोर्स कर लीजिए, यानी कि किसी दूसरे एजेंसी से उस काम को करवा लीजिए, अपने एम्प्लॉय को फ्री कर लीजिए। रिड्यूस प्रिंटिंग कॉस्ट, जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है आए दिन हर जगह जो है आप देखते होंगे साइनेज लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें को लेकर जो है प्रिंट किया जाता है, चाहे वो बिलिंग को लेकर हो गया, इन्वेंट्री को लेकर हो गया, एम्प्लॉय के अटेंडेंस को लेकर हो गया। तो अलग अलग प्रिंटिंग टाइप जो है वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाए तो उन प्रिंटिंग कॉस्ट को भी आप रिड्यूस करके अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। लिमिट ट्रैवल एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आ रहा है, चाहे वो इन्वेंट्री को लेके आने के लिए, इन्वेंट्री को ड्रॉप करने के लिए, पिक एंड ड्रॉप में जो भी खर्चे आ रहे हैं उनको भी जो है आप लिमिट करिए, बधाई बांधिए, उसमें एक लिमिट बांध दीजिए कि हाँ आप जो है पर डे सिर्फ जो है 100 रुपीज़ ही का ट्रैवल या 500 रुपीज़ का ट्रैवल कर सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते। रिड्यूस ऑपरेशनल आवर, आप जो है दूसरा मेथड है कि ऑपरेशनल आवर को घटा दीजिए, यानी कि आप जो है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक अगर आप रिटेल स्टोर ओपन करें तो उसको आप जो है ड्यूरेशन कम कर दिए। हो सकता है कि मॉर्निंग में आप 9 नहीं बल्कि 10, 11 या 12 बजे से ओपन करिए अपना रिटेल स्टोर, क्योंकि नॉर्मली वैसे भी सुबह सुबह लोग जो है प्रेफर नहीं करते हैं शॉपिंग करना। क्लियर। रिविजिट एम्प्लॉय पर्क्स एंड बेनिफिट्स, यानी कि एम्प्लॉय को जो भी आप पर्क्स, सैलरी या बेनिफिट्स दे रहे हैं उसको दोबारा से मॉनिटर करिए, दोबारा से रीचेक करिए, ऑडिट करिए और वहाँ से भी आप जो है कुछ चीज़ें कट करके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड थे जिसका यूज़ करके आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं जो भी रिटेल स्टोर में ऑपरेट करने में आता है। अब बात कर ले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्किंग स्पेस का। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि लोगों से ज़्यादा उनके घर में गाड़ियाँ होती हैं, जितने लोग नहीं उससे ज़्यादा उनके घर में गाड़ियाँ होती हैं, और रोड पे तो आप अक्सर देखते होंगे आए दिन हर जगह जो है आपको जाम मिलता है। तो इसी तरीके से जब रिटेल स्टोर में लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी खड़ी कहाँ करें। आपको जाना है किसी शॉप में लेकिन वहाँ पे आसपास कहीं आपको पार्किंग देखने को मिलती नहीं है, आप कहीं किसी
किसी पार्किंग लॉट में जाते हैं, वहाँ पे पार्किंग करते हैं, वहाँ पे 20 रुपये 30 रुपये देते हैं, उसके बाद पैदल चल के आते हैं, फिर रिटेल स्टोर पे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हर जगह पे अच्छे खासे रिटेल स्टोर पे। तो बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो मॉल्स हैं, उनका तो खुद का पार्किंग एरिया होता है, वहाँ पे जो है अंडरग्राउंड होता है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल कई मल्टी लेवल पार्किंग उनके पास होती है। लेकिन जो रिटेल स्टोर्स जो चौराहों पे, गली में या फिर किसी कंजेस्टेड एरिया में खुले होते हैं, वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम आती है। तो पार्किंग क्या है? पार्किंग ए लोकेशन दैट इज डेजिग्नेटेड फॉर पार्किंग। तो पार्किंग स्पेस मतलब कि कोई ऐसा लोकेशन जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग के लिए लोकेशन डिसाइड कर दिया जाता है। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकती है? जैसे कि इनएडिक्वेट पार्किंग स्पेस। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि पार्किंग स्पेस है ही नहीं आपके पास। यानी कि आपके पास मॉल तो आपने, रिटेल स्टोर तो बहुत बड़ा खोल रखा है, यानी कि एक टाइम पे वहाँ पे कम से कम 1,000 कस्टमर्स आ सकते हैं, लेकिन 1,000 कस्टमर की जो गाड़ियाँ हैं उनको पार्क करने की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है पार्किंग स्पेस को लेकर। एक्सपेंशन ऑफ सेलिंग स्पेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो शुरुआत में क्या होता है कि कुछ रिटेल स्टोर होता है कि छोटे लेवल पे 1,000 स्क्वायर फीट में उन्होंने अपना रिटेल स्टोर ओपन कर लिया और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने पार्किंग कर ली। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे उनका सेल बढ़ता है, वो अपने एक्सपेंशन एरिया को एक्सपेंड करते रहते हैं, अपने सेलिंग स्पेस को। जब धीरे धीरे सेलिंग स्पेस को बढ़ाएंगे तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, और जब कस्टमर आएंगे तो उस केस में फिर से पार्किंग की प्रॉब्लम आने लगती है। पार्किंग बाई नॉन शॉपर्स। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपको जाना किसी और दुकान पे, लेकिन आप गाड़ी किसी दूसरी दुकान पे खड़ी कर देते हैं। तो इस वजह से जिसकी दुकान पर आपने गाड़ी खड़ी की है उसके यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस केस में भी जो है आपको यहाँ पे डील करने की जरूरत है कि आप या तो वहाँ पे बोर्ड लगा दें कि यहाँ पे अदर शॉप वाले जो है अलाउड नहीं होंगे, या फिर जो है उनको जो है टोकन देना पड़ेगा, या फिर पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे। पार्किंग स्पेस यूज्ड बाय स्टोर एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोर में काम करते हैं वो एम्प्लॉय भी आपकी अपनी गाड़ी जो है वहीं पार्क कर देते हैं जहाँ पे कस्टमर्स गाड़ी पार्क करते हैं। तो इस केस में भी जो है आपका पार्किंग एरिया वहाँ पे कवर हो जाता है। तो इन ये सारी प्रॉब्लम्स है जो कि पार्किंग स्पेस से रिलेटेड होती है रिटेल सेंटर पे, और इनको जो है डील करने की ज़रूरत है। और डील करने का एक ही मात्र तरीका है कि यहाँ पे जो है आपको पार्किंग स्पेस अवेलेबल कराना होगा। बहुत ओल्डेस्ट मेथड है जहाँ पे क्या होता था कि 3:1 का रेशियो होता था। रेशियो ऑफ पार्किंग स्पेस टू स्टोर स्पेस शुड बी 3:1, यानी कि जितना आपका स्टोर स्पेस यानी कि जो सेलिंग एरिया है उसका 3 गुना जो है आपका पार्किंग होना चाहिए। फॉर 1,000 स्क्वायर फुट एरिया ऑफ स्टोर स्पेस देयर शुड बी 3,000 स्क्वायर फुट एरिया फॉर पार्किंग। क्लियर? क्योंकि गाड़ियां हैं, बाइक है तो ठीक है चल जाता है, बहुत सारी बाइक खड़ी हो, लेकिन बड़ी गाड़ियां होगी, 4 व्हीलर्स हो गए, तो वहाँ पे क्या है, 4 व्हीलर्स जितना एरिया कवर करता है उसमें तो 2-3 बाइक खड़ी हो जाती हैं। तो जो 4 व्हीलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। तो इस वजह से जो सेलिंग एरिया है उसका 3 गुना आप पार्किंग एरिया में कवर करके रखें, क्योंकि जो बाहर के कस्टमर है वो तो पार्क करेंगे, प्लस जो नॉन शॉपर है वो भी पार्क कर देते हैं, और प्लस आपके जो एम्प्लॉय वो भी पार्क करेंगे। तो शॉपिंग एरिया जो है आपके सेलिंग एरिया से बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा है तो आपके पास पार्किंग स्पेस प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास नहीं है पार्किंग स्पेस या छोटा है तो फिर उस केस में आपके पास पार्किंग प्रॉब्लम आ सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टोर मैनेजर। तो स्टोर मैनेजर कौन हो गया? एक पर्सन हो गया जो कि स्टोर को मैनेज करता है। ठीक, एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द स्टोर इज कॉल्ड ए स्टोर मैनेजर। यानी कि स्टोर मैनेजर वो पर्सन हो गया जो पूरे जो है स्टोर को मैनेज कर रहा होता है। स्टोर मैनेजर टेक्स केयर ऑफ द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द स्टोर एंड इंश्योर्स मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी फॉर हिज स्टोर। तो वो डे टू डे जो भी ऑपरेशंस होते हैं, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, उसको एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी सामान आना है जाना है, स्टोरिंग है, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है, और जाकि जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी जो हो जाए स्टोर का हो। तो अब बात कर लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब इंक्लूड, पहला रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग एंड अप्रेजिंग स्टाफ। भाई बट ऑब्वियस बात है कि आपका बड़ा सा स्टोर है तो आप जो है वहाँ पे बिना अकेले जो है आप नहीं सेल कर पाओगे। तो आपको एक अच्छा और कन्वीनियंस और जो है अच्छे से कम्युनिकेट करने वाला, जिसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, ऐसा स्टाफ जो है आपको रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, जिसको आप क्या कहते हैं, सेल्स पर्सन कहते हैं। आप सेल्स पीपल, सेल्स पर्सन, उसको आप जो है आपको रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, सुपरवाइज करना है, उसको अप्रेज भी करना है। मैनेजिंग बजट, बजट का भी ध्यान रखना है। सेल्स जो मैनेजर होता है, स्टोर मैनेजर जो होता है, उसको बजट को भी मैनेज करके रखना है। मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड है, यानी कि कितने सामान आए, कितने सामान गए, कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, कौन सा ज़्यादा आइटम जा रहा है, कौन सा कम बेचा खरीदा जा रहा है, वो सारी रिकॉर्ड को, वहीं पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कितना पैसा आया, कितना पैसा जो है हमने सामान मंगवाया है, सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है। किसका काम होता है? स्टोर मैनेजर का। डीलिंग विद कस्टमर क्वेरीज एंड कंप्लेंट, अब कस्टमर्स की क्वेरीज भी हो सकते हैं। आप कस्टमर कोई कपड़ा लेके गया, वो पता चला बाद में फटा हुआ है, कस्टमर कोई कपड़ा लेके गया, पता चला कि उसकी साइज
से बड़ा है तो उसको भी, और उसके जो भी कंप्लेंट्स होती हैं जो छोटे मोटे कि ज़्यादा पेमेंट कट गया, फिर कम पेमेंट, या फिर कुछ और इशूज़ हो सकता है, वो उसको जो है आपको डील करना होता है कंप्लेंट्स को। ओवरसीइंग प्राइसिंग एंड स्टॉक कंट्रोल, तो प्राइसिंग कैसे करनी है, कौन से प्रोडक्ट की प्राइसिंग घटानी है, कौन से प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा लेनी है। यानी कि प्राइसिंग जो भी आप देखते हो ना कि प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा होता है, तो एमआरपी पे ही नहीं बल्कि वहाँ पे डिस्काउंट पे, स्टोर में क्या होता है डिस्काउंट्स पे आपको आइटम मिलता है, तो कौन से पे कितना डिस्काउंट देना है कितना नहीं देना है, वो सारा कुछ। और स्टॉक कंट्रोल, कितना सामान है कितना सामान नहीं है और सामान मंगवाना है, वो आप जो है किसका काम होता है, स्टोर मैनेजर का काम होता है। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेटिंग मीटिंग सेल्स टारगेट इंक्लूडिंग मोटिवेटिंग स्टाफ टू डू सो, तो प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता ही है, साथ ही साथ सेल्स टारगेट, जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको सेल्स टारगेट भी देना कि आपको कम से कम इतना सामान बिकवाना है। यानी कि जब कोई कस्टमर आता है तो आप देखते होंगे कि आपके पास वो जो सेल्स पर्सन तो आ जाता है कि सर आपको बताइए क्या चाहिए, सर ये ले लीजिए, इस पे जो है ऑफर चल रहा है, तो वो सेल्स टारगेट उनको मिला तो उनको अचीव करना होता है, तो वो आपको गाइड करते हैं कि सर ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, और वो सेल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, साथ ही साथ जो स्टोर मैनेजर का काम है वो ये भी है कि वो जो है हेल्थ और सेफ्टी लेजिस्लेशन का भी गाइडलाइंस को फॉलो करें, कि यानी वहाँ पे फायर से रिलेटेड अगर कहीं अचानक से आग लग गया तो उससे रिलेटेड सेफ्टी पर्पज हो वहाँ पे, ठीक है, साफ सफाई अच्छे से हो, एम्बियंस उसका अच्छा हो, स्टोर एटमॉस्फेयर अच्छा हो, तो इसको भी मैनेज करना स्टोर मैनेजर का काम होता है। प्रिपेयरिंग प्रमोशनल मटेरियल एंड डिस्प्लेज, स्टोर में आप देखते होंगे कि 50% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, ये सब क्या है, ये प्रमोशनल मटेरियल है और डिस्प्लेज है, यानी आप कस्टमर को पता तो होता नहीं है कि वहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो डिस्प्ले यानी कि आपको चार्ट लगाना होता है, बैनर लगाना होता है, पोस्टर लगाना होता है, जिससे कि पता चलता है कि हाँ अच्छा यहाँ पे ऑफर चल रहा है, चलिए यहाँ पे इस स्टोर में चल के सामान लेते हैं। तो ये भी जो है स्टोर मैनेजर को देखना होता है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि स्टोर मैनेजर के होते हैं। लाइजिंग विद हेड ऑफिस, अब आप बट टॉपिक से रहता है कि आपने स्टोर ओपन कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपका हेड ऑफिस होगा, अगर वही है तो ठीक है, नहीं तो कोई हेड ऑफिस हो तो उसके साथ भी आपको लाइसेंस करके रखना होता है, उसके साथ कम्युनिकेट और पूरा अप टू डेट रखना होता है इन्फॉर्मेशन को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई स्टोर मैनेजर की। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर रिटेल सेल्स प्रमोशन, यानी कि रिटेल सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं और क्या है। तो रिटेल सेल्स प्रमोशन, बट ऑब्वियस बात है कि जो रिटेल की सेलिंग होती है उसको कैसे प्रमोट करें, उसको कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें। इस सेल्स प्रमोशन इज मार्केटिंग टेक्टिक्स यूज्ड बाय रिटेलर्स टू ड्राइव सेल्स, तो जो सेल्स प्रमोशन है वो क्या है, मार्केटिंग का टेक्निक है जहाँ पे हम अपने सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ड्राइव सेल यानी कि सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए। तो अब देखिए, आप जब भी बिग बाजार जा रहे हैं तो क्या होता है कि वेडनेसडे को आपको सबसे सस्ता सामान वहाँ पे मिल जाता है, 50% ऑफ, 50+50% ऑफ कर दे रहे हैं। वहीं पे जो है आपका बाई वन गेट वन फ्री आ रहा है, या फिर मार्केट प्राइस से आपको कम प्राइस में 10% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम दे देते हैं, ₹99 ऑल आइटम। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑफर्स होते हैं जिससे कि रिटेल स्टोर पे लोग जाते हैं और ऑफर को देख के जाते हैं, उसको खरीदते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग शॉपर्स ए डील दैट वुड इनेबल देम टू आइदर परचेज ए प्रोडक्ट फॉर ए लोअर प्राइस और गेट मोर वैल्यू ऑफ द सेल, यानी कि या तो आप कुछ इस तरीके से ऑफर देते हैं जहाँ पे उसको लगता है कि अरे यहाँ पे प्राइस कम है, कम सस्ते प्राइस में जो है हमें ज़्यादा सामान मिल जाता है, या फिर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे उतने ही प्राइस में ज़्यादा सामान मिल जाएगा, कम प्राइस में सामान मिल जाएगा, या फिर उतने ही प्राइस में ज़्यादा सामान मिल जाएगा, जितने हम बाहर खरीदते थे उतने में ही हमें यहाँ ज़्यादा सामान मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ ऑफर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिटेल सेल्स प्रमोशन, यानी कि आप अपने सेल्स को कैसे बढ़ा रहे हो कुछ ना कुछ ऑफर देके। तो टेक्निक्स क्या है रिटेल सेल्स प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज डिस्काउंट, जैसे कि मैंने बताया कि 50% ऑफ, 40% ऑफ, ठीक है, 50+30% ऑफ, तो ये अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं जो नॉर्मली रिटेल स्टोर पे बाहर डिस्प्ले कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं आपको परसेंट डिस्काउंट ऑफ दे दिया जाता है, तो ये ऑफर हो गया। XX रुपीज़ ऑफ, यानी कि सपोज करें कि कहीं पे लिखा है कि ₹10 ऑफ, इस प्रोडक्ट पे ₹20 ऑफ होता है। आप जाते हैं ना रिटेल स्टोर, बिग बाजार में कोई भी ग्रॉसरी आइटम लेने जाते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि ₹10 ऑफ, अगर आप ये प्रोडक्ट पर करेंगे तो ₹120 का है तो उसमें ₹20 ऑफ, तो वो भी क्या है, रिटेल सेल्स प्रमोशन का टेक्निक है। बोगो, यानी कि बाई वन गेट वन, बोगो, ये भी क्या है, आपका ऑफर है कि आप एक खरीदोगे एक फ्री मिल जाएगा। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास पुराने स्टॉक्स रखे होते हैं उनको निकालने के लिए ये ऑफर दे दिया जाता है। फिर है मल्टी बाई प्रमोशन, मल्टी बाई प्रमोशन है 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1, यानी आपको एक के प्राइस में दो सामान मिल जाएगा, तो मल्टी बाई प्रमोशन टेक्निक कहलाता है ये। वहीं पे फ्री शिपिंग, यानी कि आप सामान खरीदे हम आपको फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी देंगे, तो ये भी एक तरीके का प्रमोशन टेक्निक है नॉर्मली, कि आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगा, आप घर बैठे आप जो है सामान ऑर्डर कर दीजिए या फिर हमारे शॉप पे आइए, हमें लिस्ट दे दीजिए, हम आपको घर पे पहुंचा देंगे, तो ये फ्री शिपिंग हो गया, ये भी प्रमोशन का टेक्निक है। ट्राई बिफोर यू बाई, ये भी टेक्निक है कि आप खरीदने से पहले ट्राई करिए, जब ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खरीदेंगे ही, तो ये भी एक टेक्निक होता है। तो ये कुछ रिटेल सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। तो रिटेल सेल्स प्रमोशन यानी कि आपको अपने सेल्स को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए जो भी आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो रिटेल सेल्स प्रमोशन कहलाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।